नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम साइकोलॉजी का टॉपिक आरटी को पढ़ रहे थे, आरटी 2009 को, जिसका आधा भाग हम पढ़ चुके थे। हमने 11 धाराएं तक पढ़ ली थी और आगे आरटी का परिचय जान लिया था कि आरटी कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। ये हम सारी चीज़ें जान चुके थे। अब हमें आज वो चीज़ पढ़नी है जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, अध्याय नंबर 4 और धारा 12 से 28, मतलब विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व। आपने मुझे पहले वीडियो में बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और मेरे वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। हमारा चौथा अध्याय विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व। बहुत सी बार यह एग्जाम में भी पूछा गया है, विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व चौथे अध्याय का नाम। तो आपको नाम को ही दिमाग में बिठा लेना है कि चौथा अध्याय है क्या। बहुत सारे एग्जामों में ये चौथे अध्याय का नाम ही पूछा गया है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। चौथे अध्याय में सबसे पहले हमारी धारा नंबर 12 आती है। अब देखिए बच्चों, धारा 12 क्या कहती है। सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले व निजी स्कूल प्रारंभिक शिक्षा के कुल 25% छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। यानी सरकार से जो सहायता प्राप्त विद्यालय है वो तो निःशुल्क शिक्षा देते ही है, पर साथ में निजी स्कूल जो है वो भी 25% गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो 12-25, 12 दो की 24 प्लस 1 तो क्या हो गया, 25 हो गया। तो धारा 12 क्या कहती है, 25% छात्रों को निःशुल्क शिक्षा। फिर धारा आईएमपी है ये 12। फिर है 13, प्रवेश के लिए कोई फीस या परीक्षा नहीं लेना। बच्चे के प्रवेश के समय उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी और न ही कोई कंपटीशन एग्जाम लिया जाएगा। यानी कोई भी परीक्षा उसको एडमिशन के वक्त नहीं देनी है। अगर उसका उल्लंघन करते हैं, अगर कोई फीस लेता है तो उसका 10 गुना उसको जुर्माना लगेगा जितनी फीस ली उसका, और परीक्षा लेने पर पहली बार 25,000 व उल्लंघन करने पर दूसरी बार 50,000 जुर्माना लगेगा। तो धारा 12 25%, तो धारा 13 25,000। याद रखने का तरीका बता रही हूँ। धारा 12 25%, तो धारा 13 है वह 25,000। पूछा भी गया है एग्जाम में ये धारा 13 वाला कि 25,000 जुर्माना लगता है। फिर ये धारा 14, धारा 14 क्या कहती है कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब किसी के बालक के पास कोई जन्म का आधार नहीं है, कोई मार्कशीट नहीं है, कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, या उसके बर्थडे का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट उसके पास उपलब्ध नहीं है, फिर भी आपको उसका प्रवेश लेना है। तो 14, जन्म से इनकार नहीं करना। क्या कहता है, प्रवेश से इनकार नहीं करना प्रमाण पत्र के एब्सेंस में। फिर धारा 15, अब धारा 15 बच्चों क्या कह रही है, प्रवेश से संबंधित कि प्रवेश अवधि के बाद भी प्रवेश लिया जाएगा। कोई बच्चा है वो एडमिशन डेट के 6 महीने बाद भी अगर एडमिशन लेने आता है या बीच में भी कभी भी एडमिशन लेने आता है तो आपको उसको प्रवेश देना है। धारा 15, प्रवेश से इनकार नहीं, कभी भी प्रवेश आप उसको देना है, यानी अवधि के बाद भी उसको आपको प्रवेश देना है। धारा 15, अवधि के बाद भी प्रवेश। तो धारा 12 क्या कहती है, 25%। धारा 13 क्या कहती है, 25,000। यो याद रखना है आपको। 14, जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी प्रवेश, और 15, प्रवेश अवधि के बाद भी प्रवेश। 14, 15 प्रवेश की बात करते हैं और वहां पर जुर्माने की बात है और एडमिशन की बात है। धारा 16, किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, नहीं स्कूल से निकाला जाएगा। 16 मतलब फेल नहीं करना। 16 में क्या खतरा है, फेल होने का खतरा है, तो 16 में फेल नहीं करना। फिर 17 मतलब खतरा। किसका खतरा, शारीरिक एवं मानसिक दंड का खतरा। तो 17, धारा 17 क्या कहती है, किसी भी बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। किसी भी बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। धारा 17, खतरा, शारीरिक दंड का खतरा, याद रखना है। फिर धारा 18,
नया स्कूल बिना सरकार के पूर्वानुमति वह प्रमाण पत्र के नहीं खोला जाएगा। वह प्रमाण पत्र के नहीं खोला जाएगा। बिना मान्यता के कोई स्कूल चलता है तो 1 लाख रुपया जुर्माना और इसके बाद भी स्कूल चलाने पर प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपया जुर्माना लगेगा। मतलब धारा 18 ये कहती है कि सरकार के पूर्वानुमति के बिना आप कोई स्कूल चला नहीं सकते हो, और फिर भी नोटिस मिलने के बाद भी आप स्कूल चलाते हो तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 जुर्माना लगेगा। पहले तो 1 लाख रुपया लग जाएगा, उसके बाद 10,000 जुर्माना लगेगा। धारा 18 बिना मान्यता के स्कूल नहीं चलाना। धारा 19 विद्यालय के मानक 3 वर्ष में पूरे करने, यानी विद्यालय में जो मानक है आरटी के अनुसार उसको विद्यालय में 3 वर्ष में पूरे करने हैं। धारा 19। धारा 20 क्या कहती है? केंद्र सरकार द्वारा लिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन संभव। मतलब आरटी के जो नियम है उसमें केंद्र सरकार चाहे तो उसकी अधिसूचना में संशोधन कर सकती है, बशर्ते किसी लिखित अधिसूचना पर वह संशोधन कर सकती है। धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति का संगठन व कार्य मोस्ट आईएमपी। धारा 21 पूछी जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति एक अपने आप में भी टॉपिक है पूरा। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य कितने होते हैं? तो 16 सदस्य होते हैं, जिसमें से 75% अभिभावक होते हैं, 50% महिलाएं होती है। इतना आपको याद रखना है। विद्यालय प्रबंधन समिति में 16 सदस्य होते हैं और उसका अध्यक्ष अभिभावक होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, संगठन एवं कार्य धारा 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। धारा 22 विद्यालय विकास योजना तैयार करना। कौन सी योजना तैयार करना? विद्यालय विकास योजना तैयार करना। धारा 23 शिक्षक नियुक्त हेतु शर्तें, वेतन भत्ते व सेवा नियम। धारा 23 इंपॉर्टेंट है। शिक्षक नियुक्ति हेतु शर्तें, जो आप ये रीट वगैरह पास करते हो वो धारा 23 के अंतर्गत ही आती है कि शिक्षक नियुक्ति हेतु जो शर्तें हैं कि हमें कंपटीशन एग्जाम पास करना है, वह धारा 23। धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्यों का वर्णन पूछा जाता है हमेशा। शिक्षकों के कर्तव्यों का वर्णन कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य का वर्णन उल्लेखित किया गया है। अब जरा हम देख लेते हैं बच्चों कि शिक्षकों के कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो पहला कर्तव्य है समय पर विद्यालय आना, यानी प्रत्येक शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि समय के अनुसार स्कूल में पहुंचे। तय समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, जो शिक्षण अवधि के घंटे हैं उसके अनुसार उसको पाठ्यक्रम पूरा करना है। पढ़ने का स्तर जांचना व दर्ज करना, छात्रों के पढ़ने के स्तर को जांचना है और दर्ज करना है। बच्चों की उपस्थिति, नियमितता व शैक्षिक स्तर की जानकारी अभिभावकों को देना कि आपका बालक विद्यालय में नियमित आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके शैक्षिक स्तर कैसा है, और ये सारी जानकारी है जो अभिभावकों को देनी है। तो ये एक शिक्षक के कर्तव्य है। पूछा जाता है शिक्षक के कर्तव्य आरटी की कौन सी धारा में है? धारा 24 में। या धारा 24 क्या कहती है? तो शिक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है। धारा 24 में क्या है? शिक्षक के कर्तव्य। धारा 25 कहती है छात्र शिक्षक अनुपात। इसको लेके अभी रीट लेवल 1 में बहुत विवाद हुआ था, प्रश्न भी ऑब्जेक्शन में गया था, और कल हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि जो उत्तर माना गया एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा वही उत्तर सही है। इसलिए छात्र शिक्षक अनुपात का क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में बनता आया है और बनेगा। किसमें है? धारा 25 में। मैं अंतिम में आपको बताऊंगी कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या है। धारा 26 विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से ज़्यादा रिक्त नहीं रखे जाएंगे। धारा 26 क्या कहती है? 10% से ज़्यादा रिक्त पद नहीं होना चाहिए। स्वीकृत पदों में से 10% से ज़्यादा रिक्त नहीं होंगे। कौन सी धारा कहती है? धारा 26 10%। धारा 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा 27, 25, 23, 24, 25, 26, 27 धाराएं तो आपको याद कर ही लेनी है। मैं आपको बता देती हूँ अंतिम में इंपॉर्टेंट कौन सी इतनी धाराओं में से जिसको आपको याद रखना है। अध्याय 4 के अंतर्गत, क्योंकि अध्याय 4 हमेशा 90% यानी रीट में तो सिर्फ आपके अध्याय 4 ही है, पर रीट के अलावा अदर एग्जाम में भी अध्याय 4 से ही 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई एकाध प्रश्न ऐसा हो सकता है जो अध्याय 4 के बाहर पूछा जाए।
धारा 27 गैर शैक्षणिक कार्यों का यहाँ वर्णन किया गया है कि एक अध्यापक को शिक्षण के अलावा और कौन कौन से काम करवाए जा सकते हैं और कौन से काम नहीं करवाए जा सकते हैं। तो गैर शैक्षणिक कार्यों का वर्णन धारा 27 तीन चीजें ऐसी है जो अध्यापक को करवाई जा सकती है। शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है और चुनावी कार्य में लगाया जा सकता है। चुनावी कार्यों में किस किस के चुनाव में लगाया जा सकता है? पंचायत राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधानमंडल, विधानसभा, संसदीय चुनाव से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। मतलब एक अध्यापक को आप जनगणना के कार्य में लगा सकते हैं, आपदा राहत के कार्य में लगा सकते हैं और चुनावी कार्यक्रम में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कार्यक्रम में शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं। यह आरटी की धारा 27 कहती है। आरटी की धारा 27 तीन बातें कहती है। कितनी बातें कहती है? तीन बातें कहती है। तीन बातें कौन सी है? जनगणना, आपदा राहत और चुनाव। फिर हमारा धारा, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये धारा 27 वाला भी प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्राइवेट ट्यूशन वर्जित, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया है कि प्राइवेट ट्यूशन वर्जित यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी है वह अपने घर पर प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता है। ये कहती है धारा 28 वर्जित। क्या वर्जित? प्राइवेट ट्यूशन वर्जित। धारा 28 कहती है कि सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता है। धारा 28 प्राइवेट ट्यूशन वर्जित। किसके लिए? सरकारी कर्मचारी के लिए, है ना। यहाँ पर आपके धारा 28 तक अध्याय 4 समाप्त होता है। अब मैं आपको बताती हूँ अध्याय 5। अध्याय 5 आपका है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, जिसमें 29 और 30 धाराएं हैं। फिर अध्याय 6 आएगा बाल अधिकारों का संरक्षण, उसमें 31 से 34 है और नियम बना विविध 35 से 38, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम देखो क्या कहती है हमारी धारा 29। प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया व मूल्यांकन प्रक्रिया सरकार के द्वारा तय। सरकार क्या तय करती है? धारा 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया व मूल्यांकन की प्रक्रिया को तय करती है। धारा 30 प्रारंभिक शिक्षा तक किसी बालक को कोई बोर्ड परीक्षा में बैठना आवश्यक नहीं है। ये भी ध्यान रखना धारा 30 कि किसी भी बोर्ड परीक्षा में बैठना धारा 30 के अंतर्गत है, आवश्यक नहीं है। और उसको प्रारंभिक शिक्षा मतलब प्रारंभिक शिक्षा मैंने आपको बताया था 1 से 8। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। 1 से 8 में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा, क्योंकि धारा 2 में कुछ शब्दावलियां हैं, वो शब्दावलियां मैंने धारा 2 में बताई है कि प्रारंभिक शिक्षा मतलब क्या होता है। ऐसे बहुत सारी शब्दावलियां थी जो मैंने वहां स्पष्ट की है। तो धारा 30 क्या कहती है? प्रारंभिक शिक्षा तक किसी बालक को बोर्ड परीक्षा में बैठना आवश्यक नहीं है। धारा 31 क्या कहती है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य, मतलब 31 बाल संरक्षण आयोग के कार्य, वो कोई भी बाल संरक्षण आयोग हो, राष्ट्रीय हो चाहे राज्य हो। बाल अधिकार संरक्षण नाम आए तो धारा 31। धारा 32 बालक के अधिकार के संबंध में शिकायत, निराकरण व सुनवाई। अगर किसी बालक के अधिकार जो है उसका कोई उल्लंघन करता है तो बालक उससे संबंधित शिकायत कर सकता है, उसका निराकरण सरकार को करना होगा। यह है धारा 32। धारा हमारी 33 क्या कहती है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, संगठन, कार्य और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन भत्ते व सेवा शर्तें किसके अंतर्गत है? धारा 33 के अंतर्गत है। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन, यहाँ राष्ट्रीय था, यहाँ राज्य, ध्यान रखना है एक ही चीज। 33 में राष्ट्रीय, 34 में राज्य। वही संगठन, गठन, संगठन, कार्य, सदस्यों की नियुक्ति, वेतन भत्ते व सेवा शर्तें। फिर धारा 35 केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना। ये धारा 35। धारा 36 जुर्माना लगाने से पूर्व सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति। आगे आपने देखा होगा कि कितना कितना जुर्माना लगता है बिना सरकार की पूर्वानुमति के। 1 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये, उसके पहले भी एडमिशन एग्जाम लेने पर 25,000 रुपये, और ये सारे जुर्माने जो लगते हैं, यह जुर्माने आप पूर्व सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति से ही लगा सकते हैं। धारा 37
इस कानून के तहत केंद्र राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारी, केंद्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, विद्यालय प्रबंध समिति यानी इनके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? केंद्र राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध, केंद्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग का अधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता, यानी आप इनके खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकते। और धारा 38 राज्य सरकार द्वारा कुछ नियमावलियां बनाई गई है, वो धारा 38 में दी गई है। यहाँ हमारी बच्चों 38 धाराएं कंप्लीट होती है। मैं आपको बता देती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं कौन कौन सी है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है। तो आपको 12 याद रखनी है, 13%, 25%, 25,000, जन्म प्रमाण पत्र, है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। धारा 16 इम्पोर्टेंट मोस्ट है, किसी बालक को फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17 खतरा, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। धारा 18 नया स्कूल बिना पूर्वानुमति के नहीं खोले जाएंगे। धारा 19 विद्यालय के मानक। धारा 21 ये जो मैं बता रही हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर धारा 23 शिक्षक की नियुक्ति हेतु शर्तें, शिक्षकों के कर्तव्य का वर्णन, छात्र शिक्षक अनुपात, विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों में 10% से ज़्यादा रिक्त नहीं, गैर शैक्षणिक कार्यों का वर्णन, जो 27 में 3 बातें कही गई है, जनगणना, आपदा राहत और चुनाव। धारा 28 प्राइवेट ट्यूशन। उसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है तो आप धारा 30 ध्यान रख सकते हैं कि बोर्ड में बैठना आवश्यक नहीं है। उसके सिवाय कोई भी धारा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से आपको एग्जाम में पूछी जाए। अब हमने धारा 25 में देखा था छात्र शिक्षक अनुपात, जिसको यहाँ हम देख लेते हैं। इसी से हर बार एक क्वेश्चन तो धाराओं को छोड़ दे तो इस अनुपात से ही क्वेश्चन बनता है हमारा धारा 25 से। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। छात्र शिक्षक अनुपात देखो, धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है, यानी कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र शिक्षक अनुपात क्या रहेगा। तो डायरेक्ट उसमें लिखा गया है कि 60:2। तो हम मीन निकाले तो 30:1 हुआ। तो हमारा 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होगा, 60 बच्चों पे 2 शिक्षक होंगे। वही हमारे 61 से 90 हो जाए बच्चे तो 3 शिक्षक होंगे। 91 से 120 बच्चे हो जाए तो 4 शिक्षक होंगे। और 121 से 200 अगर स्टूडेंट हो जाते हैं तो हमारे 5 शिक्षक होंगे। पर एक शर्त ये है कि अगर 121 से 150 मतलब 150 से हमारे अधिक बच्चे हो जाते हैं तो 5+1 हो जाएगा, एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति भी होती है वहाँ पर। अब हमारे अभी रीट में फिलहाल फर्स्ट लेवल में प्रश्न आया था, उसमें स्पष्ट कुछ भी नहीं था, बस ऐसा पूछा था शिक्षक 1 से 5 के लिए छात्र शिक्षक अनुपात। तो हमें 30:1 ही करना था, क्योंकि ऐसा कोई वहाँ अंदर लिखा हुआ नहीं था कि 200 से अधिक छात्र होने पर कितना अनुपात होगा। हाँ, ये पूछा होता है कि 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, तो हम करते 40:1 करते। पर अगर ऐसी कोई शर्त नहीं थी तो हमारे छात्र शिक्षक अनुपात होगा 30:1। आप ध्यान रख लीजिएगा, ये प्रश्न हमेशा से एग्जाम में बनता आया है और विवादित ही रहता है। पर अगर हमें कोई वहाँ देता नहीं है, कोई 200 ऐसा कुछ भी शब्द नहीं आता है तो हमें 30:1 करना है। अगर ऐसी कोई शब्दावली का प्रयोग हो जाता है कि 200 से अधिक छात्र होने पर अनुपात क्या रहेगा, तो हमें करना है 40:1 रहेगा। अगर ऐसी कोई शब्दावली नहीं होती है तो हमें 30:1 ही करना है। ऐसा कोई पूछ ले कि 91 से 120 के अगर छात्र की संख्या है तो कितने शिक्षक होंगे, तो 120 शिक्षक होंगे। ऐसा पूछा जाए कि 121 से 200 के बीच में छात्र होंगे तो कितने शिक्षक होंगे, तो हमें करना है 5+1 यानी प्रधानाध्यापक होगा। ठीक है। अब हम 150 से अधिक होने पर विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक, ये प्रधानाध्यापक मतलब प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है और विवाद की श्रेणी जाता है। अब हम पढ़ते हैं कक्षा 1 से 8 के लिए। ठीक है, सॉरी 1 से 8 नहीं है, ये 6 से 8 है। कक्षा 6 से 8 के लिए, तो कक्षा 6 से 8 के लिए हमारा छात्र शिक्षक अनुपात है 35:1, यानी हमारे पास अगर 35 बच्चे हैं तो हमारे 1 शिक्षक होना चाहिए। 100 से ऊपर अगर हमारे स्टूडेंट 100 से ऊपर हो तो हमें एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक मिलेगा, हमारा एक प्रधानाध्यापक होगा स्कूल में। 100 से कम बच्चे हैं तो जो टीचर होंगे वही प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में 3 टीचरों का होना आवश्यक है, एक विज्ञान का आरटी के अनुसार, एक एसएस का और एक लैंग्वेज का। 3 शिक्षक होंगे, वह स्कूल में अनिवार्य होते हैं।
एक शैक्षणिक वर्षों में कार्य दिवस, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 से 5 तक की जो स्कूल होती है उसमें एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस का होना आवश्यक है और 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस होना आवश्यक है। एक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक घंटे कितने होने चाहिए? 1 से 5 तक की कक्षा के लिए शैक्षणिक घंटे 800 होने चाहिए और 6 से 8 तक की कक्षा के लिए शैक्षणिक घंटे 1000 होने चाहिए। ये भी बच्चों आप याद रख लेना कि पहली से 5वीं में कार्य दिवस 200, छठी से 8वीं में 220, पहली से 5वीं में शैक्षिक घंटे 800 और छठी से 8वीं के लिए 1000 घंटे। और यहाँ से तो हर एग्जाम में प्रश्न बनता है, रीट में बन चुका है, फर्स्ट ग्रेड में बन चुका है, सेकंड ग्रेड में बन चुका है, ये तो हर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। आरपीएससी और जो भी दूसरी कंपटीशन एग्जाम कराता है उसके लिए फेवरेट क्वेश्चन है। शिक्षक घंटे प्रति सप्ताह तैयारी सहित, एक शिक्षक को प्रति घंटे तैयारी सहित कितने कालांश लेना आवश्यक है? तो 45। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो सारणी है ये तो आपको रट ही लेनी है बिल्कुल। यहाँ से धारा 25 के अंतर्गत जो सारणी है ये पूरी आपको रट लेनी है। छात्र शिक्षक अनुपात 1 से 5, 30:1, 200 से अधिक होने पर 40:1, 150 होने पर एक प्रधानाध्यापक, 6 से 8 में 35:1 और 100 से ऊपर एक प्रधानाध्यापक। शैक्षणिक घंटे 1 से 5 200, 6 से 8 220, शैक्षणिक वर्ष में शैक्षिक घंटे 1 से 5 800, 6 से 8 1000 और शिक्षक घंटे प्रति सप्ताह तैयारी सहित हमारे 45 होने चाहिए। यहाँ पर बच्चों आपके आरटी समाप्त होता है। आरटी के अंतर्गत मैंने 2 भागों में वीडियो बनाया है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। विस्तृत मैंने किसी धारा के बारे में यहाँ नहीं लिखा है। जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना शॉर्ट और सटीक मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगे याद कराने की कोशिश की है। और आपको धारा 12 से 28 तो बिल्कुल रट लेनी है। उसमें 1-2 धारा को छोड़ के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं, हर बार वहीं से प्रश्न बनता है। और सबसे पहले तो हमें उसके अध्याय का ही नाम याद कर लेना है और जो हमारे अध्याय का नाम है विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व, ये आपको याद रख लेना है। और उसके अंतर्गत की सारी धाराएं हमें रट लेनी है। अगर इतना आप चौथे अध्याय का नाम रख लोगे, ऊपर जो परिचय बताया कब लागू हुआ, ये सारा आप याद कर लोगे और ये इतनी धाराएं ध्यान में रख लोगे तो आपके किसी भी एग्जाम में, और छात्र शिक्षक अनुपात, तो आपके किसी एग्जाम में आरटी से संबंधित क्वेश्चन गलत होने की संभावना 1% भी नहीं बनती है। तो बच्चों आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगा हो आपको तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे यूं ही आप लोग प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत।